नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद का बड़ा बयान। बोले चीन ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, डरपोक बनकर नहीं चलेगा काम। जी हां दोस्तों, भाजपा पर ही उंगली उठा दिया है अपने ही सांसद ने और कहा है कि डरपोक बनकर काम नहीं चलेगा, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है चीन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कुंभ का विसर्जन कर रैली करने चले गए पीएम मोदी, कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना तो भड़के भाजपा प्रवक्ता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एनसीपी शिवसेना ने चक्रवात प्रभावित इलाके में पीएम मोदी के हवाई सर्वेक्षण पर उठाए सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा सांसद बोले चीन ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, डरपोक बनकर नहीं चलेगा काम। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया, चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। नेता ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। साथ में लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी इसमें शामिल था। कटोच ने लिखा, हालांकि चीन ने वायरस के सामने आने के बाद दुनिया के आगे इस तरह से दिखावा किया कि वह कोरोना महामारी से पीड़ित है। जुलाई 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को नियुक्त किया जाना इस योजना का हिस्सा था, जिन्होंने वुहान वायरस को कोविड करार दिया था। कटोच ने लिखा है कि चीन की जैविक युद्ध से जुड़ी तैयारियों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग देशों की म्यूटेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चीन बच निकले। हालांकि चीन धीरे धीरे तमाम गलत कारणों से सुर्खियों में आ रहा है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने शिनजियांग में उइगर क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर चर्चा की है। इसी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हाल ही में भूटान क्षेत्र के अंदर एक चीनी गांव के निर्माण को कवर किया है। कटोच ने लिखा, चीन विदेश क्षेत्रों पर ऐतिहासिक दावों के निर्माण के लिए कानूनी युद्ध का इस्तेमाल करता रहा है। यह अवैध दावों को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्थानों को चीनी दाम देने पर जोर देता है। बीजिंग ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों को चीनी नाम दिया है, जिस पर वह अवैध रूप से दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। नवंबर 2020 में मीडिया ने बताया कि चीन ने भूटान की दक्षिण पश्चिमी सीमा के अंदर तोरसा नदी के किनारे पंगड़ा नामक एक गाँव बनाया था। लेख में कहा गया है कि शेन शिवेई ने डोकलाम क्षेत्र में स्थापित गाँव की तस्वीरें पोस्ट की और बाद में बस्ती के सटीक स्थान का संकेत दिया। हालांकि बीजिंग और थिम्पू दोनों ने इस बात से इनकार किया। अब सैटेलाइट इमेज एक चीनी गांव ग्यालाफुक की तस्वीर सामने आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे भूटान के अंदर 2 किलोमीटर बनाया गया है, जिसमें एक नई सड़क है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि भारत के साथ सीमा तक सुरक्षित पहुंच के लिए चीन ने पश्चिमी भूटान के अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे अतिक्रमण। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुंभ का विसर्जन कर रैली करने चले गए पीएम मोदी, कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना तो भड़के भाजपा प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संकट के बीच पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आज तक चैनल पर चल रहे एक शो में कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ का विसर्जन कर प्रधानमंत्री रैली करने के लिए चले गए। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से केस क्यों नहीं दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें रोकते हुए एफआईआर की कॉपी अपने फोन से दिखा दी। बीजेपी नेता ने कहा कि देश को पीएम का आवास नहीं चाहिए, सांस चाहिए। शशि थरूर का भी ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि WHO ने कभी नहीं कहा कि ये भारतीय स्ट्रेन है, लेकिन शशि थरूर ने यह कह दिया कि ये इंडियन स्ट्रेन है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये टूल किट नहीं है, ये कांग्रेस के गिद्धों का स्कूल किट है। कांग्रेस आज एक कब्रिस्तान की तरह है, वहां पर गिद्ध बैठे हैं और वो देखते हैं कि लाश कहां है। बताते चले कि टूल किट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बीजेपी की तरफ से मीडिया के सामने सबूत पेश किए गए। बीजेपी ने दावा किया कि यह टूल किट कांग्रेस ने तैयार किया है, जिसके जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की तैयारी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि टूल किट सौम्या वर्मा ने बनाया है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद एमबी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। इधर इस मामले पर वकील शशांक शेखर झा ने याचिका लगाकर पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि टूल किट के जरिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि को खराब बिगाड़ने का प्लान था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी शिवसेना ने चक्रवात प्रभावित इलाके में पीएम मोदी के हवाई सर्वेक्षण पर उठाई सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा क्या महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे और बाद में ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री का अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों में क्यों नहीं? क्या यह साफ साफ भेदभाव नहीं है? राकांपा महाराष्ट्र में शिवसेना नीत राज्य सरकार के घटकों में एक है। गुजरात में सोमवार देर रात दस्तक देने से पहले चक्रवात ने महाराष्ट्र के कई इलाकों, खासकर तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तबाही की छाप छोड़ी है। 12 जिलों में 45 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राउत ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत एवं कुशल नेता संभाल रहे हैं जो सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। राउत ने कहा कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगवा सकते हैं कोविड वैक्सीन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब कहा है कि कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा है कि जिन मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं। अगर किसी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है और फिर उसके बाद संक्रमित हुआ है तो रिकवर होने के 3 महीने बाद दूसरी डोज ली जा सकती है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी को भी कोई भी दूसरी गंभीर बीमारी हुई और हॉस्पिटल या आईसीयू में एडमिट हुआ तो वह भी 4 से 8 हफ्तों के बाद कोविड वैक्सीन ले सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस पर चर्चा जारी है। कब डोनेट कर सकते हैं ब्लड? गाइडलाइन के अनुसार कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन लगाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि वह इसका संज्ञान ले, साथ ही इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन देने वाले कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, दिल्ली, यूपी और हरियाणा से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी से इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को पकड़ा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बुधवार को भंडाफोड़ किया। बिहार शरीफ, नालंदा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड महामारी के बीच ये लोग ऑक्सीजन सप्लाई देने के नाम पर पैसे इकट्ठा करके धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की गई है। अकाउंट से करीब 1 करोड़ का लेन देन हुआ। हालांकि अब पुलिस ने उसे सीज कर दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले लोग छोटे चौधरी गैंग गिरोह के लोग हैं। बिहार के नालंदा से इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कई व्यक्तियों सहित पूरे भारत में कई लोगों को इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बहाने ठगा था। इनके पास से 21 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। लैपटॉप, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट का भी पता चला। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच दवाओं व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। पुलिस ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी में लिप्त 76 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक कुल 37 एफआईआर दर्ज कर ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपियों से 132 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 411 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस द्वारा बरामद ऑक्सीजन सिलेंडर व इंजेक्शन केस प्रॉपर्टी बनाने की बजाय संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन को दिए जा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने अस्पताल के फर्जी लेटर पैड से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 भाइयों को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से ऑक्सीजन के 40 भरे सिलेंडर बरामद हुए हैं। मेडिसिन हॉस्पिटल के नाम पर फर्जी डिमांड
लेटर भी बरामद। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। राहुल ने मोदी सरकार की नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीति है ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। गौरतलब है कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में वैक्सीन कम होती जा रही है और कोरोना से मौत में इजाफा हो रहा है। ट्विटर के जरिए दिए अपने बयान में राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी पोस्ट किया है जिसमें बीते 4 अप्रैल से देश में लगातार वैक्सीन की कमी को दिखाया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कोरोना से निपटने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी से हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए केंद्र सरकार को नींद से जगाना जरूरी है। वहीं बीते सोमवार को भी राहुल गांधी ने सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में असफल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार को फेल बताया था। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। बुधवार को देश में कोरोना से 4,529 लोगों की मौत हुई। यह एक दिन में कोरोना से हुई मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीचरों की मौत के आंकड़ों पर खींचतान, प्रियंका बोली योगी सरकार बोल रही है झूठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और शिक्षक संघ का दावा है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आने से 1621 टीचरों की मौत हुई। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल शिक्षक कर्मचारी संघ ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए पंचायत चुनाव की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि सरकार के आंकड़े एकदम अलग हैं। मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया है कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि निर्वाचन अवधि चुनाव काम में घर से निकलकर आदमी के ट्रेनिंग लेने और चुनाव करा के घर जाने के दौरान ही होती है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि इस अवधि में सिर्फ 3 टीचर की मौत हुई है। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों ने जान गंवाई है। हालांकि शिक्षक कर्मचारी संघ का दावा है कि 1621 कर्मचारियों की मौत हुई थी। तीसरे चरण तक ही करीब 706 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई थी। मतगणना तक पंचायत चुनाव ड्यूटी में 1600 से ज्यादा शिक्षक मरे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 मौतें स्वीकार की हैं। इससे पहले शिक्षक कर्मचारी संघ ने 16 मई को मुख्यमंत्री को सूची भेजते हुए चुनाव ड्यूटी में गुजरे हुए सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व कर्मचारियों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को नौकरी दिए जाने सहित 8 मांगे की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल में सीबीआई कार्रवाई के बाद केंद्र पर हमला, शिवसेना ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि इजरायल और गाजा संघर्ष जितना ही तेज संघर्ष फिलहाल ममता बनर्जी व केंद्र सरकार के बीच जारी है। केंद्र में जब तक मोदी शाह हैं तब तक इस संघर्ष का अंत नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद वहां शांति आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। चुनाव में दयनीय पराजय के बावजूद बीजेपी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सामना में आगे ये भी लिखा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत ममता बनर्जी पर हमले जारी हैं। इस पूरे झगड़े के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खराब हो रहा है। सोमवार को कोलकाता में जो हुआ वह देश की प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता है। साल 2014 के नारदा स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने बंगाल के वर्तमान मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी तथा पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी और विधायक मदन मित्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। सामना में आगे लिखा गया कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो स्वीकार्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कार्रवाई से मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग क्यों छूट गए? इन लोगों के बीजेपी में प्रवेश करने से सीबीआई ने क्या उन्हें उपटन लगाकर नहलाया है? ममता बनर्जी का चमकदार नेतृत्व संघर्ष से तब कर बाहर निकला है। यह संघर्ष देश को नई दिशा देगा। ये केंद्र बनाम राज्य संघर्ष का आखिरी चरण है। ममता बनर्जी की जीत पर मोदी शाह को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी, चूंकि नए दौर में हार जीत को व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है, इसलिए विजयी ममता को हतोत्साहित करके हर हाल में झुकाना है। ऐसा केंद्र ने तय किया होगा तो यह लोकतांत्रिक परंपरा को
नष्ट कर रहे हैं, परंतु कौन कहे यह सब ऐसे ही चलता रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, केंद्र और DCGI को नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक जल्द ही हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। जिसको देखते हुए भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल के लोगों पर करने की योजना बनाई है। इसे सरकार से भी मंजूरी मिल गई, लेकिन इस बीच इसको लेकर एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार और DCGI ने भारत बायोटेक को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए इजाजत दे दी है। ऐसे में उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वो अभी क्लिनिकल ट्रायल पर रोक नहीं लगाएंगे। याचिकाकर्ता की बातों को सुनने के बाद उन्होंने केंद्र और DCGI को नोटिस जारी कर दिया है। दोनों का जवाब आने के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। उन्हें बताया गया है कि अगले 10 से 12 दिनों में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का 525 स्वस्थ वॉलंटियर पर ट्रायल करेगा। ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर के मेडिट्रीना चिकित्सा विज्ञान संस्थान में किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद DCGI इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी ने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया यह आइडिया, तो कांग्रेस बोली क्या आपके बॉस सुनेंगे? जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अब तक सबसे बड़ा हथियार है और कई जगहों पर टीकों की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान में रुकावट देखी जा रही है। हालांकि इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है आने के लिए दूसरी कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि नितिन गडकरी के इस सुझाव को हथियार बनाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। नितिन गडकरी के सुझाव वाले वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा क्या उनके बॉस यह सुन रहे हैं? 8 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। दरअसल 18 जनवरी को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक होगी तो इससे समस्या खड़ी होगी। इसलिए एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए टीके के मूल पेटेंट धारक कंपनी को दूसरी कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टोल किट पर टकराव, बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस से शिकायत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके वरिष्ठ नेताओं BL संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस पर एक टूल किट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के प्रयास का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैनेजरों को पत्र लिखकर झूठ फैलाने वाले इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खत्म करने का आग्रह भी करेगी। कांग्रेस के मुताबिक नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में कांग्रेस रिसर्च सेल के प्रमुख राजीव गौड़ा और सोशल मीडिया सेल के प्रमुख रोहन गुप्ता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। पार्टी ने इस शिकायत में मांग की है कि जालसाजी और झूठ फैलाने के लिए इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उस कथित फर्जी टूल किट को लेकर ट्वीट कर कहा झूठ फैलाने में समय बर्बाद ना करें, जागे और जीवन बचाना शुरू करें। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा के आरोपों पर संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि भाजपा ने फर्जी टूल किट तैयार किया है ताकि एक बौने नेता की गढ़ी हुई छवि को बचाया जा सके, जबकि पूरा देश इनकी हकीकत जान चुका है। अब हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देख चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार से सवाल करता है उसका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस इस तरह के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से कठिन प्रश्न पूछते रहेंगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल के प्रमुख मोहन गुप्ता ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को झूठ फैलाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से हटाया जाना चाहिए तथा जल्द ही पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों के प्रबंधकों को इस बारे में पत्र लिखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और वकील अमन पवार ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज नहीं करती है तो फिर पार्टी की तरफ से अदालत का भी रुख किया जा सकता है। इससे पहले राजीव गौड़ा ने ट्वीट
ट्वीट किया था, भाजपा कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का दुष्प्रचार कर रही है और इसे कांग्रेस के शोध विभाग से जोड़ रही है। हम जालसाजी को लेकर जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने यह दावा किया कि हमारा देश कोविड की तबाही का सामना करते हैं। अगली खबर की तरफ, कांग्रेस बोली मृत्यु प्रमाण पत्र खोल रहे यूपी सरकार की पोल, इस्तीफा दे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना पीड़ितों के साथ असंवेदनशीलता से पेश आ रही है, मृतकों के गलत आंकड़े दे रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की नेता अनुराधा मिश्रा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में पवित्र गंगा और यमुना नदियों में लोग कोरोना मृतकों के शव बहाने को मजबूर हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।